अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट अपोजिशन है, उसने आज अपना घोषणा पत्र, जनता का मांग पत्र, विजन डॉक्यूमेंट जिसे उन्होंने नाम दिया है, उसे आज घोषित कर दिया है। क्या है इस विजन डॉक्यूमेंट में और क्या इस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर उत्तर प्रदेश के लोग आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेंगे, बड़ा विषय है। और किन मुद्दों पर घोषणा पत्र जारी किया है। बहनों भाइयों, मैंने ये संकल्प लिया है कि जिस भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के घोषणा पत्र जारी होंगे उस पर एक दिन पूरा 1 घंटा बहस करेंगे और उनके घोषणा पत्रों का अध्ययन करेंगे। आपको उसकी अच्छाई और उसकी कमियां भी बताएंगे, समझेंगे, ताकि हम इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुद्दों के आधार पर चुनाव करें। किसके घोषणा पत्र में क्या खास है, हम इसको कलेक्ट करेंगे और फिर एक घोषणा पत्र भारत समाचार भी जारी करेगा। लेकिन इन सब का घोषणा पत्र आने के बाद आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र को उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया है। हिंदी में उसे कहा गया है जनता का मांग पत्र। बहुत एम्बिशियस है और इसमें बहुत बड़ी बातें कही गई हैं। अगर ये अमल में लाई जाती हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। क्या खास बात है समाजवादी पार्टी के इस घोषणा पत्र में? आज बहस का पहला विषय ये होगा। दूसरा विषय, भारतीय जनता पार्टी ने 7 टिकट घोषित किए हैं और 2 बड़े नेताओं का टिकट काट दिया है। किसका? रीता जोशी, वीरेंद्र सिंह मस्त, इनके टिकट कटे हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? और तीसरा, आजकल पश्चिम उत्तर प्रदेश के राजपूत नाराज हैं, महापंचायत कर रहे हैं और खुलेआम बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह गए थे सहारनपुर, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? आज इन सारे मसलों पर हम ओपन डिबेट करेंगे, चर्चा भी करेंगे। लेकिन प्राथमिक विषय होगा हमारा समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। क्या खास है इसमें? इसमें खास बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पैरामिलिट्री के साथ पुरानी डेट पर बहाल करने का वायदा किया गया है। अग्निवीर जैसी योजनाओं को, सैनिक भर्ती अभियान को बंद करने का भी वायदा किया गया है। 9,000 रुपया सालाना पेंशन मिलेगी किनको? जो भूमिहीन है। शिक्षा का बजट 2 गुना किया जाएगा। मनरेगा यानी न्यूनतम मजदूरी 450 रुपये की जाएगी। समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो महिलाओं के लिए अर्धसैनिक बलों समेत 33% का रिजर्वेशन फ्रंट पर महिलाओं के लिए भी देंगे। यूथ को जॉब देंगे और जो संविदा की और दूसरी तरीके की भर्ती हैं उनको न करके नियमित और रेगुलर भर्तियां करेंगे। गन्ना किसानों के लिए विशेष तौर पर 10,000 करोड़ का एक रिवॉल्विंग फंड बनाने का भी वायदा किया गया है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं या सत्ता में भागीदार बनते हैं तो एमएसपी की गारंटी होगी दूध के साथ, यानी दूध जैसी चीज़ों पर भी, उत्पाद पर भी एमएसपी की गारंटीड होगी और ये कानूनी गारंटी वो उपलब्ध कराएंगे। बहुत डिटेल में है ये घोषणा पत्र, 40 पेज का है, जिसमें हमारे अधिकार नामक शब्द दिया गया है इस घोषणा पत्र को। क्या इस घोषणा पत्र के सहारे समाजवादी पार्टी जनता को रिझाने में कामयाब होगी या नहीं? इसके पहले कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, जिस पर हमने डिबेट भी की थी। 5 न्याय 25 गारंटी, जिसके बारे में हमने पिछली डिबेट में चर्चा भी की थी। आज अखिलेश यादव का जनता का मांग पत्र या विजन डॉक्यूमेंट आया है, जिसमें इन्होंने ये बातें कही हैं। अब 2 और पॉलिटिकल बातें हैं, वो हम आगे भी कर लेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट आज के सुन लें, फिर घोषणा पत्र के बारे में इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र। ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। ये विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा, समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी का कोई विजन ही नहीं है। वो जनता के लिए विजन क्या देखेंगे? उनकी दृष्टि और दृष्टिकोण केवल परिवार की उन्नति और प्रगति तक ही सीमित है। हमारी विजन डॉक्यूमेंट पर लिखी बातें किसी भी सूरत में सपा की नीतियों से मेल नहीं खाती हैं। इनका जो विजन और मिशन है वो प्रदेश को लूटना है, संसाधनों पर डाका डालकर अपने परिवार का ही विकास करना है।
तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम शुरू करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, शरतेंदु त्रिवेदी शरद जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राघवेंद्र द्विवेदी एसबीएसपी से हैं, और सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मनीष अग्रवाल जी सामाजिक और आर्थिक मामलों के विश्लेषक हैं, और विजय बंधु जी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लंबे समय से संघर्षरत नेता हैं। इनका भी विषय बड़ा है, इसलिए आज इन्हें भी आमंत्रित किया। और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आईपी सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि समाजवादी पार्टी की इस विजन डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या है इस घोषणा पत्र में कि जनता आपको वोट करे? देखिए, हमारा अधिकार मतलब जनता का अधिकार क्या होना चाहिए, वो हमारे विजन डॉक्यूमेंट्स में हमने बताया है कि इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो हम क्या क्या उत्तर प्रदेश समेत देश में हम क्या क्या लागू करना चाहते हैं, और बहुत ही स्टडी के साथ ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट्स आया है। और उस पर आप देखेंगे तो दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इनकी जो मांग है, जो जातिगत जनगणना की बात है, जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, जिसे प्रधानमंत्री और बीजेपी ने उसको टाल दिया है, उस पर समाजवादी पार्टी ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा कि हम जनगणना का या डिलिमिटेशन का हम इंतजार नहीं करेंगे। हम 2 साल के भीतर महिला जो आरक्षण है 33%, उसे हम लागू करेंगे, जो अधिकार है उन्हें सुपुर्द करेंगे। और मैं सधे नेताजी के बारे में ये जातिगत जनगणना आपका कोर सब्जेक्ट होगा आईपी सिंह जी कि समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। आज संविधान खतरे में है, आज संविधान बचाने का अधिकार जनता को देना है। आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। आज मीडिया की आजादी का अधिकार, आप देखिए कि मीडिया को जो अधिकार था, चौथा स्तंभ कहा जाता था, उसके अधिकार को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। बेरोजगारी चरम पर है, 83% तो डेटा बताते हैं कि युवा घर घर बेरोजगार बैठा है, उसके हाथों को रोजगार नहीं है। जबकि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही IIT जैसे इंस्टीट्यूट, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आपने कहा जो निकलने के बाद मेरा एक सवाल है आपसे, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की जो आईपी सिंह जी स्वायत्ता है, उसके अधिकार और न्याय, एक सवाल ले लीजिए सर। अधिकार और समानता का जो अधिकार है उसको लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि अग्निवीर क्या है सर? आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। है वो जी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती। ये जो आपका घोषणा पत्र की डिटेल्स है मेरे पास है, इसमें कम से कम 30 जगह आपने मुफ्त की योजनाएं या पेंशन या कैश बेनिफिट देने की बात कही है। इसी को तो सर उर्दू में बख्शीश कहते हैं। नहीं, बख्शीश कहते हैं। देखिए, जो गरीब तबका है उसको उसका हक दिया जाना चाहिए। हम राजनीति को दान में नहीं मांगना चाहते, ये सधे नेताजी ने कहा है। नेताजी की बातों को समझना होगा कि किन अधिकारों को लेकर वो लड़ते रहे। संपूर्ण समाज के अधिकार के लिए किस तरह समाजवादी पार्टी वचनबद्ध थी, जिस तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी वचनबद्ध हैं। जो हमने कहा वो हमने करके सर दिखाया। ये डाटा और आटा का क्या मसला है? ये आपके विजन डॉक्यूमेंट में है कि आप 500 रुपया का मोबाइल डेटा देंगे सबको, ये कैसे कर पाएंगे आप? डाटा और आटा ये तुकबंदी मिला रहे हो या कोई योजना है? जिस तरह से आज
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लूट मचाई है, उस लूट को रोककर जनता के हाथों में उसके पैसे को वापस करना, मैं समझता हूं कि इसे आप नहीं कह सकते कि ये बख्शीश है। ये जनता के द्वारा दिया गया ये टैक्स है और जनता के हाथों में आप ही ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब हमारी बख्शीश की नहीं परिवर्तन की राजनीति करती है, प्रोग्राम तो मैंने तो यही पूछा कि ये बख्शीश फिर क्यों दी जा रही है। देखिए, बख्शीश या तो गलत समय पे डायलॉग मार दिया। हम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बख्शीश बांट रही है, जिस तरह की भड़काने वाली बातें करती है, जिस तरह से पैसे बांट रही है, जिस तरह से तमिलनाडु में आप देखिए कि एक कार्यकर्ता के पास करोड़ों रुपए बरामद हुआ, तो ये बख्शीश है। लोगों के वोट खरीदना बख्शीश है, लेकिन जनता के टैक्स। थैंक यू आईपी सिंह जी, शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को स्थान दूंगा। आप डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शरद जी मेरे साथ मौजूद हैं। शरद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपका घोषणा पत्र की अभी मीटिंगें ही चल रही हैं, दो बड़े विपक्षी दलों ने, पहले कांग्रेस और आज समाजवादी पार्टी ने अपना जबरदस्त और लुभावना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आप सर कोई घोषणा पत्र लाओगे भी या नहीं लाओगे? नहीं, देखिए, हम घोषणा पत्र नहीं लाएंगे, हम वो चीज लाएंगे जो हम करेंगे, क्योंकि ये जो बाकी पार्टियां ला रही हैं घोषणा पत्र नहीं, ये परियों की कहानी है। क्योंकि हम ये भी फ्री कर देंगे, वो भी फ्री कर देंगे, इसको दुगना कर देंगे, उसको तिगुना कर देंगे, फलाना आरक्षण करा देंगे, जनगणना करा देंगे। ये सब कहानियां जो हैं ये तब होती हैं क्योंकि मैनिफेस्टो का मतलब वो है कि जिसको हम जीतने के बाद उसका क्रियान्वयन करेंगे। जिनको मालूम है कि उनकी जमानत जब्त होने वाली, उन्हें मालूम है कि एक आध सीट भी इनके अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो ये कहानी इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हमें करना ही नहीं है तो फिर जो मर्जी है कह दीजिए। और इससे पहले भी जिन पार्टियों ने इस तरह की कहानियां सुनाई थी, मैं पंजाब की बात बता रहा हूं, जहां भी कांग्रेस की सरकार थी साल भर पहले, वहां का यह हाल था कि वहां 53% डेट टू जीडीपी रेशियो दिवालियापन की हद हो गई है पंजाब में। और दूसरे नंबर पे राजस्थान सरकार है, जहां हमसे ज्यादा काम किया गया, वहां 48% डेट टू जीडीपी रेशियो है। ये दो राज्यों में दिवाला निकल चुका है। अभी आप देखिए कि आप इन मुफ्त की योजनाओं को या बख्शीश समझ लीजिए कि योजनाओं को आप भी पसंद करते हैं, या आपको लगता है कि ये मुफ्त की योजनाएं बंद होनी चाहिए और आपके घोषणा पत्र में ये बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा आप क्लेम करते हैं या योजना है आपकी? नहीं, देखिए, हम जो कहेंगे वो करेंगे, क्योंकि हम जीतने वाले हैं। हम 400 सीटों से ऊपर हमारी आएंगी। लेकिन यहां जिनको मालूम है कि उनकी जमानत जब्त होने वाली है, तो ये खाली परियों की कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि जो जीतेगा वो उसके लिए इस मैनिफेस्टो का मतलब है। तो इनको कोई लेना देना नहीं है। आप देखें कि कर्नाटक में क्या हुआ। कर्नाटक में इन्होंने कह दिया कि सब हम तारे तोड़ लाएंगे। 56,000 करोड़ का जब एक्स्ट्रा डिमांड खड़ा हो गया, जो ये फ्री की कहानी सुना रहे थे, अब ये बगले झांकने लगे। उसके बाद ये सर, आप भी तो बताओ कि ये 400 रुपए का सिलेंडर ये 1100 रुपए में मिल रहा है, ये आपके किस घोषणा पत्र का हिस्सा था? नहीं, हम तो जो कह रहे हैं हम करेंगे। हमने तो जो कहा वो करके दिखा दिया। हमने कहा कि इतने पे 100 रुपया डीजल पेट्रोल हो गया। सर, आपके किस घोषणा पत्र का ये हिस्सा था जी? 100 रुपए में डीजल पेट्रोल पहुंच गया, ये आपका कौन सा घोषणा पत्र था? नहीं, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है दुनिया में कहीं नहीं पड़ा सर। नहीं है। आप जिस देश के बारे में बहस करना चाहें मैं तैयार हूं सर। दुनिया में कहीं भी ऑयल की कीमतें अभी स्थिर हैं। नहीं, अब जो देखिए, इतना कहीं नहीं बढ़ी है सर। अगर टैक्स बढ़ रहा है तो वो टैक्स कहां इस्तेमाल हो रहा है? सबसे जो टैक्स कलेक्शन मैक्सिमम होता है, अगर इनको तो सर पहले क्यों हल्ला करते थे जब ये भी तो टैक्स लिए, कोई अपने घर थोड़ी ले गया? वैट कम कर देना। अगर विपक्ष की सरकारों को इससे बुरा लग रहा है तो अपने अपने राज्यों में वैट कम कर दें। तो सर 18 जगहों पे आपकी सरकार है, आप ही कम कर दो। नहीं, हमने तो अभी 3 रुपया कम किया है। 100 रुपए पहुंचा के 3 रुपए कम, ये अचीवमेंट है सर। नहीं, तो वो पैसा जो है हम वो कोई दान में नहीं दे रहे हैं। वो पैसा ही है जिसको हम जनता के काम में खर्च कर रहे हैं। उसी से हम लोगों के 85 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। उसी से गैस का सिलेंडर सस्ता किया जा रहा है। उसी से 53 ओके, अब मुझे आप वो टाइमलाइन बताइए कि आपका घोषणा पत्र कब आएगा जनता के बीच? नहीं, हम बहुत सोच समझ के घोषणा पत्र लाएंगे और वो घोषणा पत्र होगा जो लागू होगा 3 महीने बाद। ओके, मैं सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजपूत जी, आपका स्वागत और धन्यवाद।
आपका घोषणा पत्र आया, आज समाजवादी पार्टी का आया। आपकी घोषणा और इनकी घोषणाओं में कुछ अंतर है, आप बताएंगे या मैं बताऊं? नहीं, दोनों दल अलग अलग हैं, घोषणाएं एक दूसरे की पूरक हैं। कंट्रास्ट है कहीं? नहीं नहीं, कंट्रास्ट बिल्कुल नहीं है। आप बताइए ना, इन्होंने कहा महिलाओं को हम 3,000 रुपए महीना देंगे, हमने कहा 1 लाख रुपए देंगे। बात तो एक है, कहीं कोई बात नहीं। और हम अगर हम 1 लाख रुपए देने की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी सहर्ष उसको स्वीकार करेगी, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात। सच बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इस वक्त परेशान है। देखिए किस तरीके से बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राज्यों के घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक ही चीज पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश में कहे थे होली और दिवाली मुफ्त सिलेंडर देंगे, हाँ कहा था। इन्होंने दिया हो तो बता दीजिए। इन्होंने कहा था सस्ता, एक शर्त के साथ दिया कि उनको देंगे जो बीपीएल, जिसको भी देंगे दिया हो, बताइए ना, किसी एक को दिया हो, कोई 2 4 5 आदमी ले आइए जिसको दिया हो। अरे चुनाव में कह दिया जुमला। नहीं नहीं, अब फिर वही बात है। एक बात, दूसरी बात कहते हैं साहब कि ये इनका डेप्ट और ये पता नहीं अंग्रेजी बोल रहे थे, हम को तो समझ में नहीं आते अंग्रेजी, हिंदी वाले लोग हैं। भाई हमारा ये है कि जीडीपी और ये टीडीपी जो बात कर रहे थे ये, इसमें हमारा आज की डेट में 195 लाख करोड़ के बजट है और आज कर्जा ये लोग देश पे चढ़ा दिए हैं 230 लाख करोड़ का। आप अपनी टोटल जीडीपी का 110% आप कर्जा चढ़ा दिए हो। आप बताओ ये कोई इनका अर्थशास्त्र है या अनर्थशास्त्री हैं ये लोग? सीतारमन जी के पति स्वयं कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और ये जो अनर्थशास्त्र इन लोगों ने कर रखा है इसका खामियाजा पूरे देश को काफी समय तक भुगतना पड़ेगा। फालतू की बात करते हैं ये लोग। 2 करोड़ रोजगार घोषणा पत्र में जारी कर देते हैं, फालतू की बात करते हैं। 33% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस सहमत है? हाँ ओके, बिल्कुल। 500 रुपए हर मोबाइल पर जो पर्टिकुलर एक वो होगा, हर राशन कार्ड धारक को 500 रुपए का मोबाइल डेटा। इज इट पॉसिबल? मोबाइल बिल्कुल पॉसिबल। सबको लैपटॉप पॉसिबल? क्यों नहीं? एक बात बताइए, समाजवादी सबको नौकरी की गारंटी, ये पॉसिबल? सर देखिए एक बात बता दे, सबको नौकरी की गारंटी, रोजगार की गारंटी, बिल्कुल। आप केंद्र में ब्रजेश भाई 30 लाख पद खाली पड़े हैं, 30 लाख पद, और हमारी गारंटी है कि 1 साल के अंदर हम 30 लाख पद भरेंगे, इंडिया गठबंधन भरेगा और पूरी तरीके से सब लोगों के सहयोग से भरेंगे। जैसे तेजस्वी यादव ने बिहार में 5 लाख नौकरियां 17 महीने के शासनकाल में दी और इसके बाद जो वही नीतीश कुमार कहते थे कि अपने नाना के घर से पैसा लाएंगे, उसी मुख्यमंत्री के गले से पैसा निकाल करके 5 लाख तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल, यहां ऐसी नौकरियां देकर आप उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे। मैं आपको बता रहा हूं, बाकायदा हिमाचल में 56,000 नौकरियों की घोषणाएं हो गई हैं। बिहार में हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां दी हैं। कर्नाटक में ऑलरेडी घोषणा हो गई है। आपको मैं बताऊं, तेलंगाना में हमने शुरुआत कर दी है। थैंक यू। हम तो एक चीज को सर देखिए, अब ये सर काफी टाइम दे सर दिया। थोड़ा सा ना, कहां काफी टाइम दे दिया? 4 मिनट बोल चुके हैं। एक बात हम और कहते हैं, विजय बंधु जी बैठे पहले हमारे ऊपर गन तानेंगे, तो हम जिम्मेवारी से कहते हैं कि समाजवादी, अरे हमारे भाई हैं, समाजवादी पार्टी ने भी और कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया, पूरा घोषणा पत्र में शामिल करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा मुद्दा है और हम ओल्ड पेंशन स्कीम शामिल करेंगे आधिकारिक रूप से। आपसे गलती हुई है तो आप इनसे माफी मांग सकते हैं। गलती नहीं, आपने ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा वो जारी, इनको देखते ही आपने पहले ही पेशबंदी कर दी। मैं आपसे बताऊं, अभी 3 दिन पहले हमको क्या, नहीं 3 दिन पहले हमको ये मिले थे, 3 दिन पहले हमको AICC में मिले थे, बाकायदा हमारी चिदम्बरम साहब से बात, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही पूरक उसमें हम इस चीज को शामिल करके, और हमारा बाकायदा कमिटमेंट है ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू सपा वाले तो आपसे आगे निकल गए फिर। सपा तो हमारा ही अंग है जो आप नहीं कर पाए। नहीं, सपा हमारा अंग है। आज समाजवादी पार्टी इंडिया समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का अटूट अंग है और उनके किए हुए वचन पत्र को भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ला करके इंडिया गठबंधन लागू करेगा। ओके, राघवेंद्र द्विवेदी मेरे साथ मौजूद हैं, SBSP यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, बीजेपी के गठबंधन में। राघवेंद्र जी आपका स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बजट का ज्यादातर हिस्सा समाजवादी पार्टी PDA पे खर्च कर रही है, पिछड़ा दलित पे, अल्पसंख्यक पे। आपका कोई विजन डॉक्यूमेंट है, लाओगे या सिर्फ दूसरों का पढ़ोगे? नहीं, दूसरों का पढ़ने का अभी समय है।
क्योंकि क्या है कि अभी काम प्रोग्राम की जो बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता बैठक, ये आएगा कब और इनके नेता उत्तर प्रदेश सहित भारत में कब आएंगे चुनाव प्रचार पे? 19 तारीख को फर्स्ट फेज की चुनाव है, 10 तारीख हो गया, उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं। इवन अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं, अभी तक कभी जनता के बीच में नहीं दिखे, न कोई मंच पे। अभी कोई मुहूर्त बन रहा है या आपके नेता तो कहते हैं कि आज मैंने सुना कि अखिलेश यादव को कुछ नहीं है, सब खत्म, उनका कोई पॉलिटिक्स नहीं, और आप कह रहे हैं विपक्ष के सबसे मजबूत नेता हैं। तो या तो आपकी राय मानूं या आपके अध्यक्ष का मानूं? एकदम हमारे अध्यक्ष का राय मानिए, वो सही कहते हैं। परिवार में रक्षा किसी की स्थिति ये है, थोड़ा अपडेट हो लिया करो सर। बदायूं भेजा गया, बदायूं जाने से टकरा रहे, कर युवा की मांग। सुनो, किसान आयोग, फसल की गारंटी, सबको रोजगार, गरीब महिलाओं को 3,000 रुपया पेंशन, शिक्षा का बजट 2 गुना, हर राशन कार्ड धारक को डाटा और सफेद आटा। इसका नाम क्या है? नाम क्या रखा उन्होंने? अब ये भी नहीं पढ़ के आए हो, अब हमसे सब पूछवाओगे? नहीं, हमारे यहाँ गारंटी चलती है, हमारे यहाँ गारंटी चलती है, जो हम लोग करते हैं एनडीए परिवार के लोग करते हैं, गारंटी करते हैं, वादा की कहानी नहीं है। सरकार बना था इनका बहुमत का विधानसभा में 2012 से। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपकी पार्टी कोई घोषणा पत्र लाएगी या जो बीजेपी का होगा उसी में आपका मान लिया जाए? देखिए, हम लोग एनडीए के अगुवाई में लड़ रहे हैं, माननीय मोदी जी की अगुवाई में लड़ रहे हैं। अभी तक जो मोदी जी और जो एनडीए का रूप है उसी के रूप में लड़ रहे हैं। अभी कोई घोषणा पत्र की मुझे कोई जानकारी नहीं है कि सभी पार्टी अलग अलग घोषणा पत्र। आजकल बड़े भैया चक्कर लगा रहे हैं दिल्ली के, सब ठीक तो है? बिल्कुल ठीक है, गठबंधन हम लोग का नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अलग घोषणा करे, हम अलग घोषणा करें, हारने के बाद वो हमारे साथ चिकड़ा पड़े, हम उनके साथ चिकड़ा पड़े, या वो क्या होता? हमारे ऐसा नहीं होता। हमारे लौट आए कि दिल्ली में ही है? नहीं, देखिए, लौट आएंगे, बिल्कुल लौट के आएंगे। दिल्ली में बुलाए गए थे किसी काम के लिए? किस लिए बुलाए गए थे सर? क्या हुआ जो बीच चुनाव में दिल्ली बुला लिए गए? अब देखिए, अब कल गए दिल्ली में, आज तक टिकट आई, तो कुछ उनका अपना मैटर रहा होगा, बड़ी बात है, बड़ी बात। सब ठीक तो है ना? मतलब ये चिंता वाली बात थी ना? बिल्कुल ठीक है, मैं गारंटी के साथ थैंक यू। बता दूं कि सब कुछ ठीक है। मनीष अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, सामाजिक आर्थिक मामलों के अच्छे जानकार हैं। मनीष जी, आपका स्वागत। इसमें जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, इसमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। जो विजन डॉक्यूमेंट है, इसको आप आर्थिक दृष्टिकोण में अगर इसको धरातल पर उतारना हो तो आप कहाँ पे पाते हो? क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी? देखिए ब्रजेश जी, जैसा आपने कहा, आर्थिक दृष्टिकोण से कोई भी पार्टी अपना विजन डॉक्यूमेंट लाती है तो उसके पास एक रोड मैप, इकोनॉमिक्स का भी होना चाहिए कि हम इसे कैसे देंगे। दूसरे जो क्षेत्रीय पार्टी है, अगर वो अपना विजन डॉक्यूमेंट लाती हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय मुद्दों को हम कैसे कवर करेंगे इस विजन डॉक्यूमेंट में। जैसे आप देखिए, अखिलेश यादव जी ने अग्निवीर योजना के लिए कहा है, तो क्या वो उनका सब्जेक्ट है? नहीं है, वो केंद्र का सब्जेक्ट है। उन्होंने और चीज़ों के लिए कहा है, जातिगत जनगणना कराएंगे, वो उनका सब्जेक्ट है? मुझे नहीं लगता सब्जेक्ट है। एक बार बिहार में हुई थी, बाद में ये कहना पड़ा वो सर्वे था। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, क्या वहाँ पे जहाँ पे इंडी गठबंधन पावर में है इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। वहाँ पे क्या इस तरीके के सर्वे कराए गए हैं? क्या ममता बनर्जी इससे तैयार होंगी? तो अगर इंडी गठबंधन, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि कांग्रेस जहाँ शासन में है या अपोजिशन, वो जातिगत जनगणना कराएंगे या नहीं? मैं आऊंगा सर, प्लीज। इंटरवेंशन कर दूं, कुछ नहीं कह रहा हूं, निश्चित तौर पर करा रहे हैं। कर्नाटक में पूरी हो चुकी है। टाइम से सत्ता में हो सर? अरे नहीं सर, अगले 2 महीने में आ रही जाते। ये तो चुनाव में आप झांसा दे रहे हो सर। अगले 2 महीने ये तो झांसा दे रहे हो। ना करा के दिखाते चुनाव पहले। टेबुलेशन पूरा हो गया है और वो आपके सामने मनीष जी, देखिए वहां पे अगर मैं चलो एक जगह 2 जगह पकड़े गए आपके डिप्टी सीएम का अगर स्टेटमेंट कोट करूंगा कर्नाटका का, तो वो मेरा विषय नहीं होगा सर। मुझसे बात करें, वो मेरा विषय नहीं होगा। प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। नहीं, आईपी सिंह जी, डिबेट का पहला राउंड है सर। आपके भीतर ये संयम होना चाहिए कि सबके विचार सुने सर। डेमोक्रेसी इसी बात की है सर, सब्र पैदा करें अपने भीतर। बोलिए आप। देखिए, मैं यही कह रहा था कि जो विषय ऐसे हैं जो देश में और राज्यों में आप करके उदाहरण पेश कर सकते थे, जैसे आपने कहा बार बार गुजरात मॉडल की बात होती है, तो वो एक उदाहरण पेश करा गया था कि हम ऐसे डिलीवरी देंगे। ये जितने भी वादे हैं, इनकी इकोनॉमिक स्टडी भी साथ में देनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आएगा। आप किसानों को एमएसपी दे दोगे, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या एमएसपी का जो बजट है उसकी कहीं प्रोविजनिंग है? क्या उससे फाइनेंशियल इंपैक्ट आएगा? आप 500 रुपए का डेटा दे दोगे, क्या उससे फाइनेंशियल
फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा, आपने प्लानिंग करी है। मैं अपने घर का बजट बना रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये घर मेरा ही नहीं है, मैं सारे वादे कर दूंगा, लेकिन अगर मैं उसमें रह रहा हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन से खर्चे मेरी प्रायोरिटी में है। तो आपके कहने का तात्पर्य कि रीजनल पार्टीज को नेशनल इलेक्शंस में घोषणा पत्र का कोई बहुत खास इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा इम्पैक्ट होता अगर वो अपने क्षेत्र को कवर करते। अब कांग्रेस क्या 500 रुपए का डेटा पूरे भारत को देगी फिर अगर सरकार में आ जाएगी, या अखिलेश यादव देंगे तो आसपास के राज्यों में फिर चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि बिहार में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये अखिलेश जी का वादा है। अगर कोई गेहूं दे रहा है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, वही होना चाहिए। ऑलराइट, मैं विजय बंधु जी को आमंत्रित करता हूँ। ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक बड़ा आंदोलन पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं, आज मेरे साथ कार्यक्रम का हिस्सा है। विजय बंधु जी, आपका स्वागत है। जब पिछली बार आपसे बात हुई थी और कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था, हालांकि माफी मांग ली है राजपूत जी ने। नहीं, माफी नहीं, हमने आपको करेक्ट किया है। माफी किस बात की? हमने कोई गलती थोड़ी की, हमने तो कहा कि चूक हुई, इसको ये आ रहा है। अब मुझे तो लगा बड़प्पन में सर मांगोगे। नहीं, माफी नहीं, बात चूक हो जाती है। आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया, उन्होंने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आप सहमत हैं इससे? क्या ये लागू कर पाएंगे? जी मैं तो सबसे बड़े धन्यवाद देना चाहूँगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उन्होंने पुरानी पेंशन के मामले को, निजीकरण के मामले को, अग्निवीर के मामले को उन्होंने अपने शामिल किया है। और ये पहली बार नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी थी जिसने इसको घोषणा पत्र में रखा और ये फिर राष्ट्रीय मुद्दा बना। और उसके बाद फिर कांग्रेस ने उसको अख्तियार किया, हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में लागू किया। तो ये पुरानी पेंशन जैसा विषय महत्वपूर्ण है। हम इसको अगर अर्थशास्त्र की नज़र से देखेंगे तब भी हम इसको उचित मानेंगे, अगर इसको नैतिकता बस देखेंगे तब भी उचित मानेंगे, और अगर आप सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण देखेंगे तो भी उचित है। और हर दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन, मैं इसी के साथ सवाल करता हूँ, जो लोग पुरानी पेंशन सवाल उठाते हैं, सबसे पहले जो लोग लेते हैं वो लोग अपने सवाल क्यों नहीं उठाते? इस देश का माननीय 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 पेंशन लेता है तब सवाल नहीं उठता है, और जब एक देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलती है तब सवाल उठता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अर्धसैनिक बलों के शब्द को मैंने समाजवादी पार्टी से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने इसको कोई राष्ट्रीय मुद्दा बना नहीं, इतने चुनाव आए गए, आप लोग कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए, आपका मुद्दा कोई क्यों उठाएगा? नहीं, प्रभाव छोड़े क्या हैं, प्रभाव छोड़ा हूं। जिससे अगर उत्तर प्रदेश से हम बात करें तो पिछले विधानसभा में 312 सीटों में पोस्टल बैलेट में, देखिए कर्मचारी का जो भाग है वो उसका जिम्मेदार होगा। 312 सीटों में पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र रखा तो जीती है। अभी अगर लेटेस्ट की बात करें, हिमाचल में 15% वहां कर्मचारी है और पूरी की पूरी ओपीएस पर सरकार बदली है। कर्नाटका में सरकार 19 साल हो गए इस योजना को बंद किए, 2005 में शायद बंद हुई थी ना? जी। तो अब इतना वक्त बीत गया, आर्थिक बोझ बहुत अधिक आएगा, कोई कैसे लागू कर पाएगा इसको? इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं बन रही है। नहीं, मैं सर बता रहा हूं कि फाइनेंशियल, और ये मुद्दा कुछ लोगों को आकर्षित कर सकता है, बट पब्लिक एट लार्ज इसका कोई इंपैक्ट नहीं है बंधु जी। नहीं है, मैं बता रहा हूं आर्थिक बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ओपीएस और एनपीएस को जो लोग समझ लिए हैं, ओपीएस पर जितना पैसा जा रहा है उससे कम पैसे पे, उससे ज्यादा एनपीएस पे जा रहा है। क्यों जा रहा है बता, इसको कारण बता दें। अर्थशास्त्र के, हम अर्थशास्त्री नहीं, लेकिन फिर जो अध्ययन उस पर किसी दिन और कर लेंगे। मुझे ये बताओ कि ये कह रहे हैं क्या है ये, मैं तो इनका भी स्वागत करता हूं। पढ़ा था इनका घोषणा पत्र? हाँ, पढ़ा मैंने। तो आप तो कह रहे थे कि ये बड़ा लागू कर रहे हैं, इन्होंने तो हलो भी नहीं किया। ये और मैंने कहा भाई चलो सॉरी बोल दो, तो कैसा गुर्रा रहे थे? ये कांग्रेस का ब्लेंडर मिस्टेक था। जो सरकार जो पार्टी ब्लेंडर मिस्टेक था, जो पार्टी 4 राज्यों में ब्लेंडर ही होती है, हम ही कह रहे, जो वो पार्टी 4 राज्यों में दे चुकी हो और उससे उसको रख ना पाए, लिख ना पाए, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। लेकिन अच्छा है, खुशी है, मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने इसको स्वीकार किया और उन्होंने लाइव कहा है कि वो आने वाला है और आ रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। और हम अन्य राजनीतिक दलों से भी कहते हैं कि इस विषय से भागने के बजाय इस विषय पर चिंतन करें, मंथन करें और बाकायदा, चाहे आर्थिक रूप से चाहे जिस रूप से, उसको बैठकर चिंतन करें। जैसे प्रधानमंत्री साहब हैं, प्रधानमंत्री जी खुद पेंशन लेते हैं और देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं करेंगे, ये कौन सी नैतिकता है? किसी तरह से दृष्टिकोण नहीं है, निजीकरण का सवाल है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आईपी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह जी, डिबेट के पहले चरण में आपने बीजेपी के प्रवक्ता शरद जी की भी बात सुनी। उनका कहना है कि जब लागू ही नहीं करना तो चाहे बातें जो कर लो। देखिए, अभी आपने उनका ध्यान आकर्षित किया कि प्रधानमंत्री की बातों को क्या वो खारिज कर देंगे? प्रधानमंत्री ने घूम घूम कर देश भर में कहा कि जब आप वोट डालने जाइए तो आपके घर के अंदर जो सिलेंडर रखा हुआ गैस का, उसको अगरबत्ती दिखाकर जाइए। तब 339 रुपए का गैस सिलेंडर था। प्रधानमंत्री ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार मोदी सरकार।
आज आज आप महंगाई देख लीजिए, अभी कोई सामग्री लेने चले जाइए, आज भी 240 रुपए प्रति किलो लहसुन का भाव है, 180 रुपए से 260 रुपए सरसों के तेल का, शुद्ध सरसों के तेल का भाव है। सवाल यह है कि महंगाई पर बीजेपी पूरी तरह खामोश है। गैस सिलेंडर जो था वो 1100-1200 रुपए तक पहुंचा। जो पेट्रोल, जो डॉलर, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि देश की छवि खराब हो जाएगी अगर डॉलर की कीमत अगर बढ़ती है। तो जो 58 रुपए यूपीए सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार छोड़कर गई, वो डॉलर 84 रुपए तक पहुंच गया। आप बताइए कि आयात देश का महंगा हो गया, देश की आज बाहर जाने वाले बच्चों के साथ दुगना, 1.5 गुना, 2 गुना उसकी डॉलर की एक तरह से हमारी रुपए की इतनी दुर्गत हो गई है कि दुनिया में हमारी साख और विश्वसनीयता बीजेपी सरकार ने गिराई। अच्छा, एक बार भी बोलने के इस सिलेबस से बाहर का एक सवाल है सर, रही ये पश्चिम यूपी में आपके समाज के लोग बड़ी बड़ी पंचायतें कर रहे हैं और आप भी काफी ट्वीट वगैरह किए, क्या मामला है? देखिए, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसको बीजेपी के नेता जूते से न मार रहे हों। आप देखिए, कल करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो क्षत्रिय समाज ने अपने बलिदान दिया है, खूनों से मतलब सींचा इस देश को। 562 रियासतों का जो मर्जर हुआ, वो रियासतें ज्यादा 99% वो रियासतें क्षत्रिय समाज की थी। चाहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना हो, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी हो, सब जगह क्षत्रिय समाज ये ने पंचायत को क्या आप हवा दे रहे हैं? आपकी पार्टी के लोग हैं, आप लोग ये मदद किया है। आज उनकी पगड़ी उछाली जा रही है। ब्रजेश जी कुछ कह रहे थे, मुझे आप लोग हवा दे रहे हैं क्या इसको पर्दे के पीछे से? जवाब देना, मुझे 1-2 मिनट आप जरूर दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था ब्रजेश जी की जो हमारा जिस विजन डॉक्यूमेंट्स पर वो सवाल उठा रहे हैं कि हम क्षेत्रीय दल हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। हम 40+ सीटें जीतकर श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। 2004 में 39 सीटें नेताजी जीते थे और नेताजी ने कहा था कि भारत में गरीबी और जातिवाद एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और एक के साथ दूसरे का उत्थान जुड़ा हुआ है। तो नेताजी, अरे आज बीजेपी ने 7 कैंडिडेट उतार दिए हैं आपके सामने। बीजेपी को डिंपल यादव के सामने मंत्री जयवीर सिंह आ गए हैं, आप क्या कीजिएगा? जयवीर सिंह तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। जयवीर सिंह तो बहुजन समाजवादी पार्टी से आए, उनकी साख सबको पता है। अच्छा, आपको बताए थे क्या कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते? बहन जी के सामने खड़ा कर दिया है और जयवीर सिंह ने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली है। थैंक यू। आज 56 सीटों पर हमारा गठबंधन इतना बेहतरीन चुनाव लड़ रहा है कि 2004 की यादें ताजा हो रही है और हमने नाको चने इतना बेहतरीन लड़ रहे हो सर कि प्रचार तक के लिए नहीं निकले अभी तक। गठबंधन की सरकार 100% बनने जा रही है। ऐसा क्या बेहतरीन है कि आप प्रचार के लिए नहीं निकल रहे हैं? 100% मिनिमम। थैंक यू। बीरेन जी को डिबेट में लाया जाए। बीरेन जी, आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। थैंक यू आईपी सिंह जी, शुक्रिया। मैं बीरेन जी को आमंत्रित करता हूं परिचर्चा में। बीरेन जी, आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया, बीजेपी के टिकट घोषित हुए और ये पश्चिम में क्या चल रहा है राजपूत समाज के भीतर? देखिए, ये जो चुनाव हो रहे लोकसभा के, इसमें ये घोषणा पत्र का या प्रत्याशी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सीधे सीधे एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का चुनाव है। ये चुनाव है मोदी, मुसलमान, भ्रष्टाचार, फ्री योजनाएं, इन सब का ये चुनाव है। और संख्या बल में जो जिस पर कौन किस पर भारी पड़ेगा ये चुनाव तय करेगा। ब्रजेश जी, हर पार्टी चुनाव में अपना घोषणा पत्र लाती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब सत्ता में आएगी तब वो घोषणा पूरी करेगी। अखिलेश यादव ने आज जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है वो देश के साथ साथ 2027 के लिए भी उनका एक कहा जाए ये प्रारूप है कि जब वो विधानसभा चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनके इस घोषणा पत्र की बहुत सारी बातें वहां पर भी होंगी।
तो ये 2027 के लिए एक तैयारी उन्होंने पेश की है। और पुरानी पेंशन के मुद्दे पर बात हमेशा होती है, लेकिन अग्निवीर योजना को लेकर कहते हैं कि नब्ज पर हाथ रखा है कि इसको खत्म करेंगे। किसानों को 5,000 रुपया महीना जो गरीब किसान है, महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई है। दूध, दही, गन्ना, मुफ्त शिक्षा, सब पर बात आई है। आटा गेहूं की जगह दिया जाएगा। तो ये समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि ये देश के रक्षा का, संविधान को बचाने का चुनाव है और चुनावी बॉन्ड बनाम वसूली का उन्होंने एक नारा दिया है। कई सारी बातें उन्होंने उठाई जो आए दिन बात होती है। देखिए, अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है उसमें उनके इस विजन डॉक्यूमेंट में, चाहे वो गरीबी दूर करने की बात हो या मजदूरी का रेट बढ़ाने वाला हो या जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें आरक्षण के जो पद खाली हैं उनकी बात हो, उनका फोकस उस पर ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोगों को योजना का लाभ देने की बात आती है तो कहा जाता है भैया ये सब फ्री में लुटाए रहे हैं। बीजेपी ने उसको एक नाम दिया लाभार्थी का कि ये हमारे लाभार्थी हैं। तो जब कांग्रेस ने कहा कि हम किसानों को 72,000 रुपया सालाना देंगे, उनकी उस बात पर लोगों ने भरोसा नहीं किया और मोदी 500 रुपया महीना देकर किसान सम्मान निधि उनको वोट दिया लोगों ने। इसी तरह से 25 लाख कैशलेस इलाज के लिए देने की बात कही है कांग्रेस ने, लेकिन 5 लाख के आयुष्मान कार्ड पर जनता भाजपा को वोट दे रही है। तो ये जनता ने अभी दूसरे दलों के घोषणा पत्र पर शायद इतना भरोसा या एतबार नहीं कर पा रही है। ब्रजेश जी, कांग्रेस महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने की बात कहती है, यानी कि 8,000 रुपया महीना, लेकिन वो उज्ज्वला के सिलेंडर में ही खुश हैं, वो मुफ्त राशन में ही खुश हैं। और गांव में तो ये नारा चल सकता है कि जब पेट में जाएगा आटा तो खटिया पर लेट के चलेगा डाटा। तो ये भी एक नई स्कीम आ सकती है जी, इसको लोग समर्थन दे सकते हैं। आटा खाओ डाटा चलाओ। हाँ, लेट के खटिया पे, क्योंकि गाँव में अरे आप बार बार खटिया पकड़ाते हो, अरे थोड़ा सा अपग्रेड करो और बेड दे दो। ब्रजेश जी, जे मुफ्त का आटा ले उसके घर में बेड कहाँ होगा, खटिया होगी। अच्छा, तो खटिया काम चलाना पड़ेगा। वैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जी कि हमको इस देश में शिक्षा पर घोषणा पत्र में बात लाने की बात होनी चाहिए कि हम कैसे जो प्राइवेट स्कूलों हैं उनकी फीस पर मनमानी पर रोक लगाएं कि गरीब के बच्चे भी अंग्रेजी शिक्षा हासिल कर सकें। कैसे हम महंगी चिकित्सा सुविधा प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी लूट पर अंकुश लगाएं, इस पर भी पार्टियों को सोचना चाहिए। आज 5 टिकट घोषित किए, 7 टिकट बीजेपी के आए हैं। 2 टिकट कट गए हैं, एक बलिया से और एक इलाहाबाद से। और भाजपा ने अभी भी बृजभूषण का टिकट घोषित नहीं किया है। केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे को इलाहाबाद से टिकट मिला है और गाजीपुर में जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, उनके खासम खास आदमी को दिया गया है टिकट, जिनको हालांकि बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो ये बीजेपी में जिसको टिकट मिल जाता है उसको लगता है भाई वो चुनाव जीत जाएगा, उनका अपना हिसाब किताब है। लेकिन जब बात आती है इस देश में, तो ये वीरेंद्र मस्त और रीता जोशी अब घर बैठ जाएंगे। ब्रजेश जी, स्वाभाविक है कि अब इनकी राजनीतिक पारी समाप्त हो गई है और सियासत में जब आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं। वरुण गांधी के साथ आज क्या है, अभी बताया जाता है कि उनको कोरोना हुआ है इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनकी मां से जब सवाल होता है तो वो कहती है उनका भविष्य उज्जवल है, वो अच्छा होगा जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके टिकट कटे हैं
अभी तो ब्रिजभूषण के टिकट घोषित नहीं हुआ, लेकिन वो प्रचार शुरू कर दिए हैं। जी जी, इसका कंक्लूड मतलब करें है वीरेन जी। कि उनका टिकट क्लियर है, जी। उनको आज नहीं तो कल टिकट मिल जाएगा। बहरहाल इलेक्शन जब आता है तो जनता को घोषणा पत्र तो बाद में लागू होगा, कुछ दिन के लिए अच्छी व्यवस्था मिलती है, गांव में अच्छी बिजली भी आती है और आटा वाटा चिंता छोड़िए, मुर्गा मीट का भी इंतजाम रहता है और पाउच, छोटी शीशी, ये सब भी शराब आदि का भी ठीक ठाक प्रबंध हो अरे जाता आप हर है। चुनाव में ये बताते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करिए, थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए, कब तक ये पाउच वाउच चलेगा भाई? तो ये वक्त है, फसल कट रही सीसी है से खेत उसको थोड़ा खलिहानों सा में। बड़ा साइज लाओ, ये सीसी हर बार कितना चलेगी? देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ पंचायतें हुई हैं जिनकी वजह से शायद आज जयवीर सिंह को टिकट दिया गया है कि क्षत्रियों को में एक मैसेज जाए कि नहीं, ठाकुरों के टिकट सब कटेंगे नहीं, लेकिन उधर बीरेन सिंह मस्त का टिकट कट गया है। अब ब्रिजभूषण का फायदा हो सकता है। बहरहाल सुनिएगा, एक शेर है कि मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया और चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। और सो जाते हैं फुटपाथ पर ये अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते और बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है, रहते रहते स्टेशन पर लोग कुली हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शरतेंदु त्रिवेदी, शरद जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। त्रिवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? ये पंचायतें आपके खिलाफ हो रही हैं, कारण? नहीं मिश्र जी, देखिए ये इस तरह की कहानियां हर बार चुनाव से पहले आती हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या नतीजा होता है हमें वो देखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में पिछले 12 साल में कभी भी कोई और पार्टी चुनाव नहीं जीती है। तो 2 निकाय चुनाव, 2 विधानसभा, 2 लोकसभा चुनाव हम जीत चुके हैं और यही नतीजा आगे भी आने वाला है। जैसे अभी वीरेन जी कह रहे थे कि जो घोषणा पत्र का मतलब तो तभी होता है कि जब वो उसको लागू किया जाए। और मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने मित्रों को कि एक अपने अपने घोषणा पत्र में एक और चीज कर दें कि हर घर में एक व्यक्ति को भेजेंगे जो खाना लोगों के मुंह में डाल दे, ताकि उतनी भी किसी को जरूरत ना हो, बिल्कुल हर तरह की सुख सुविधा मिल जाए। तो ये इन कहानियां, किस्सों का जो है कोई मतलब नहीं है, अपमान कर रही है। अब सुन लें उनकी बात, आपके बीच बोले नहीं, इसके बाद आप ही के पास आ रहा नंबर। आप इस आईपी सिंह जी बीच में नहीं सर, सर बात सुन लें आईपी सिंह जी। आईपी सिंह जी नो प्लीज, नो कमेंट प्लीज। 2014 और 2017 आपको सर प्रतीक्षा करनी चाहिए, मैं उनको बोल रही हूँ, आप कृपया शांत हो जाएं और डिबेट को अनुशासन में चलने दें। सर त्रिवेदी जी गो अहेड, बोलिए। जनता त्रिवेदी जी की आवाज ये जो किस्से कहानियां बता रहे हैं और जी जी प्लीज की बात हो रही थी आईपी सिंह जी, हाँ तो मैं ये बता दूं, थैंक यू। न्यू हाँ पेंशन स्कीम त्रिवेदी जी बोलिए। सड़क पे नहीं छोड़ रहे हैं। आईपी सिंह जी अनुशासन न तोड़ें सर, अनुशासन न तोड़ें आईपी सिंह जी, सिर्फ त्रिवेदी जी की आवाज सिक्योरिटी में डाला जाएगा। हाँ बोलिए। और उसका फायदा उनको लोग डायरेक्ट मिलेगा, उसमें सरकार का रोल है, उसमें भी सरकार का रोल है क्योंकि 10% सरकार का कंट्रीब्यूशन होगा। और पेंशन जो है वो उसका अफेक्ट होगा 30-35 साल में, जब ये लोग रिटायर होंगे। ये आज का नहीं है, ये नुकसान हमारी भविष्य की पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आज जो हालात हो गए हैं कि राज्य सरकारों के, तो आप ये स्पष्ट करते हैं कि किसी भी कीमत पर आप ओपीएस जैसी योजना कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल ओल्ड पेंशन स्कीम के हम लोग खिलाफ हैं। अब राजस्थान में भी जैसे सबने कहा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, हम उसके खिलाफ थे क्योंकि हमको आज हमें कोई, आज तो हम कह देंगे कि ठीक है हम ओल्ड पेंशन स्कीम वापस ले आते हैं, लेकिन इसका प्रायश्चित 30 साल बाद लोगों को करना पड़ेगा। 500 रुपए में थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट, मैं सुरेंद्र राजपूत जी, त्रिवेदी जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आईपी सिंह जी ऐसा ना करें, दूसरों को भी बोलना है, समय भी कम है, सब लोग अपनी बात रखें। सर आप इस तरह ना करें, आप बड़ा गंभीर व्यक्तित्व है आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी हैं, आपके बड़े करीबी मित्र हैं, आप लोग बहुत लंबा साथ रहते हैं अक्सर दिन भर। मैं सुरेंद्र जी से जानना चाहता हूँ किस बात पर एतराज प्रकट कर रहे थे, आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अहंकार में सूरज की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं, कह रहे हैं कि एक आदमी भी दे दें विपक्ष वाले जो उनके मुंह में
खाना दे दे। इतना बड़ा जनता का अपमान आज तक नरेंद्र मोदी जी ने भी नहीं किया। क्या ये अपमान नरेंद्र मोदी जी के कहने से कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का यह आधिकारिक स्टैंड है कि विपक्ष के लोगों को और जनता को इस तरीके से अपमानित करे। अरे मुंह से निकल गया? नहीं, मुंह से नहीं निकला, उन्होंने जानबूझ करके कहा। अच्छा। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम ओपीएस के भी खिलाफ हैं और उन्होंने कहा है कि हम राशन को फ्री में देने के भी खिलाफ हैं, आटे के भी खिलाफ हैं। नहीं, उन्होंने कहा मुंह में डालने चले जाएं, विपक्ष वाले यही बचा है। चले जाएं, जो बात उन्होंने कही है ये पूरी त्रिवेदी जी जनता का प्लीज, अपमान है। त्रिवेदी जी, पूरी जनता का अपमान है। जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये जनता का अपमान कर रहे हैं, बार बार अपमान कर रहे हैं, लगातार मैं वहीं का रहने वाला हूं। मैं सहारनपुर का हूं साहब, सहारनपुर में ननौता मेरा गांव है। ननौता मेरा ननौते अच्छा, तो पंचायत तो वहीं हुई थी? बिल्कुल वहीं पे हुई। आगे वाली पंचायत कैराना में होनी जा रही है। आपको मैं बता दूं, अपने गांव में पंचायत करवा रहे हो? बिल्कुल कराई है और जिम्मेवारी से कराई है। और आज आप तो जातिवादी व्यक्ति निकले। आज राजनाथ सिंह जी की सभा देख लीजिए, ना घुनने से कोई आदमी है, ना सुनने से कोई आदमी है, ना मोरे से कोई आदमी आया, ना बड़गांव से कोई आदमी, ना भावसी से कोई आदमी आया, ना भारी से कोई आदमी आया, ना शामली से कोई आदमी आया। तो आप तो जातिवादी आदमी निकले। मसला जातिवाद का नहीं है, मसला स्वाभिमान का है। आज की डेट में एक समाज की, हमारे समाज की पगड़ी उछाली, कल की डेट में सारे समाज की पगड़ी उछालेंगे ये लोग। जिस तरीके से ये आपका क्या समाज? राजपूत समाज? छत्री से भाई, मैं जाति का तो छत्री हूं, पुंडीर हूं मैं, क्यों नहीं? मेरा समाज है, मैं उसको क्यों नहीं बात करूंगा। और निश्चित तौर पर आज मेरी पगड़ी उछाली है, कल आपकी पगड़ी उछालेंगे। ठीक है, मैं आपसे एक बात कहता हूं, जिस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं, आज की डेट में अपमानित कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को। अभी तक तो उन्होंने छत्री समाज को अपमानित किया था, अब शर्तेंदु त्रिवेदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को। मैं त्रिवेदी जी को 20 सेकंड देता हूं, कह करके कि साहब हम 20 जन्म उनके मुंह में डालने वाला एक आदमी भी चाहिए। इस अपमान का बदला तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, ओके त्रिवेदी जी 20 सेकंड है आपके पास। त्रिवेदी जी 20 सेकंड। मिश्री जी देखिए, सारी जातियां मैं दूंगा सर समय। आईपी सिंह जी कृपया रुक जाएं। विकास दुबे के ऊपर कार्रवाई हुई थी, विजय मिश्रा लेकर बैठे हुए हैं कि जनता को ही अपमानित। सर आप बोलने दें, इस तरह बीच में ना बोलें। आप एक गंभीर व्यक्ति हैं आईपी सिंह जी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको टोकूं। सर सबको बोल लेने दें, लिमिटेड समय है। आप बोल चुके हैं, आप ऐसा ना करें सर, अच्छा नहीं लगता सर। त्रिवेदी जी 20 सेकंड आपके पास। अवसर देते हैं बोलने का। हाँ तो सर सब दूसरों को बोलने दें। जब विकास दुबे के ऊपर कार्रवाई हुई थी, विजय मिश्रा के ऊपर कार्रवाई हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ हो गई थी। जब 6 आतंकी पकड़े गए थे हरदोई में, तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ हो गई थी। कह रहे हैं कि मुंह में खाने को आदमी रखेंगे और उसके बाद अभी विकास दुबे पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी। क्या बात सर, बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ बताएं शरदेंदु त्रिवेदी जी कि इतना बड़ा अपमान जनता का आप कर रहे हैं, जनता को आप मुफ्तखोर बता रहे हैं। आप जनता से ही टैक्स लेते हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्स लेते हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स लेते हो, उसके बाद उत्तेजना क्यों? आराम से बात करते हैं। इतना उत्तेजना, नरेंद्र मोदी जी अपने घर से पैसा लेकर के आए थे। ओके ऑलराइट, थैंक यू। नाना के यहाँ से पैसा लेकर इतना उत्तेजना किस बात? किसी के बाप का पैसा है? कैसा क्या हो गया आपको? नहीं ये कह रहे हैं कि साहब अरे कह लिया, एक शिष्टाचार होता है, क्या बात करते हैं? एक बात करने का लहजा नहीं, ठीक है, पर आप आराम से बात करें ना, ऐसे क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? पैसे से अठन्नी धोले मनीष जी आप धन्यवाद। ओके मनीष जी पर 4 शब्द धन्यवाद। मनीष जी आप मुझे बताइए, धोलेरा में ऊँट लौट रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां इसका धन्यवाद आईपी सिंह जी। मनीष जी कर रहे थे, आज भी ऊँट लौट रहा है। धन्यवाद सर। आईपी सिंह जी आज आप कुछ कसम खा के आए हैं, सिर्फ मनीष जी की आवाज जाएगी, बस ओनली मनीष जी की। क्या प्रभाव पड़ेगा ओपीएस आता है? ओल्ड पेंशन स्कीम से जो प्रभाव है वो सरकार समय समय पे बताती रही है। आपने जैसे अपनी डिबेट की शुरुआत में बताया कि 2005 से ये स्कीम उपलब्ध नहीं है, तो 14 तक जिनकी सरकार थी वो भी मौजूद है, 14 से 24 तक जिनकी सरकार थी वो भी जवाब दे रहे हैं। आर्थिक इम्पैक्ट इसका ज़रूर आता है, ये सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है और आगे के समय में ये बहुत मुश्किल होगा लोगों को वो सुविधाएं पहुंचाना, इसलिए सरकार ने ऐसा क्लिक तो किया नहीं बहुत, इसीलिए कर्मचारियों में भले क्लिक करें। कर्मचारियों में जैसे भाई साहब ने अभी बताया था ना कि समाजवादी पार्टी पोस्टल बैलेट में जीत गई, कर्मचारी गण उतना ही है, तो अब की बार भी लगता है लोकसभा में पोस्टल बैलेट में इसके वोट मिल जाएंगे। आप लोग वो मुद्दे नहीं ला पा रहे हैं जो जनता तक जाएंगे। जैसे लोहिया जी ने कभी मुद्दा उठाया था, इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी, देश में भूचाल आ गया था और वो बिना मीडिया के चुनाव जीत गए थे। आज घोषणा पत्र कहता है कि हम मीडिया की सुरक्षा करेंगे, तो क्या मीडिया बाधित है? मैं तो इतनी देर से आपकी डिबेट में देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता आपसे अच्छा कोई मैनेज कर सकता है। तो यह आपकी क्या सुरक्षा करेंगे? घोषणा
पत्र में लिख रहे हैं मीडिया की सुरक्षा करेंगे, तो इसका मतलब क्या मीडिया हो सकता बाइस्ड है है? कुछ लोगों को सुरक्षा चाहिए हो। मिर्जापुर कुछ में मीडिया किसी बाइस है। आदमी ने सर। एक रिपोर्ट लगा दी थी, 1 साल वो लड़का जेल में रहा था, कैंसर होके मर गया। आपने भी मदद की थी ब्रजेश जी, आपने मदद की थी उस आदमी की इतना मरते हुए तेजी क्यों है? जयसवाल आप की। आराम से बात करिए। क्या बात करते इतनी हैं? तेजी जो से? आदमी इनकी सही ओके, खबर विजय बिंदु दिखाते जी। उसको जाकर के ओके। ये लोग जेल भेज देते सर हैं। थैंक यू। कैंसर से मर जाता है वो बच्चा। देखिए, एक बात की तो बात सच है इसमें कि आपका जो इशू है वो पॉलिटिकली बहुत इंपैक्ट नहीं छोड़ पाया, इसलिए राजनीतिक दलों को कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि 3-4 चुनाव निकल गए, आप लोग कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए, इसलिए ये मुद्दा सिर्फ दस्तावेजों तक तो ठीक लगता है, अमल में लाने के लिए आप किसी सरकार को बाध्य नहीं कर पाए। मैं कह रहा हूं, क्या अगर कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट करे तभी वो हक पाएगा? अगर इस देश में कोई आदमी बहुत ज्यादा पीड़ित है और उसके पास कोई नहीं है, तो क्या हम इस बात को नकार वैलिड बात कही आपने। हम उस पर नहीं करेंगे? सच जो होता है या हक होता है, वो तो अकेला आदमी भी चिल्ला सकता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो ये बात कह के इसको महत्व ही नहीं किया जा सकता। वैलिड बात, अग्री। और दूसरी एक बात मैं कह रहा हूं, मैंने अभी बीजेपी प्रवक्ता साहब को सुना, अर्थशास्त्री साहब को सुना, मैं थोड़ा सा एक बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, 10% सरकारी कर्मचारी का पैसा, 14% सरकार का पैसा, इसका क्या लाभ हो रहा है, किसको लाभ हो रहा है, ये मैं जानना चाहता हूं। और ये अगर आप कह रहे हैं कि 10 साल इनका हुआ, 10 साल उनका, हाँ मैं उनसे भी सवाल किया हूं, अगर 10 साल उनसे भी सवाल किया हूं। मैं राघवेंद्र को भी इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। राघवेंद्र जी से एक सवाल कर दूं, पिछले विधानसभा चुनाव में इनके जितने भी कैंडिडेट जीत के आए हैं, सब ओपीएस चिल्ला के आए हैं। आज क्या भाजपा से कहेंगे कि ओपीएस दिलवाइए? ये सब लोग वोट पाए हैं ओपीएस वालों का। बताओ भाई राघवेंद्र। इनके नेता ने देखिए, बहुत दिए। धन्यवाद। अभी हम एनडीए गठबंधन में हैं। एनडीए गठबंधन का जो प्रारूप हो, एनडीए गठबंधन का जो रूपरेखा होगा, एनडीए गठबंधन का जो गारंटी होगा, वो हम मान्य करेंगे। और हम नीति नियत नेता के साथ विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी नीति नियत नेता और कार्यकर्ता में कोई जो अन्य पार्टियों में है। अब आपने ओपीएस को नमस्ते कह दिया, खत्म। हमको एक सीट मिली है, और आप बार बार हमसे कहते थे कि घोषित के अलावा क्या मिले, घोषित के अलावा क्या मिले। एक बार नहीं पूछा भाई, क्यों ऐसे जबरदस्ती कर रहे हो? आज तो गाजीपुर भी जारी हो गई लिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, जो गाजीपुर जारी हुई उसी के लिए विचार विमर्श के लिए हमारे राजनीति विभाग है। और हम गाजीपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर, बिहार के जो हमारे कार्यकर्ता है वहां 40 सीटों पर दमदार से लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन के तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि हम अलग अलग अपना घोषणा पत्र जारी करें, अलग अलग नेताओं को कह भैया तुम मत जाओ, अभी ये निकलेगा, धन्यवाद, वो निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने अपना समय निकाला और इस चर्चा का हिस्सा बने। और बहनों, आप सबको भी बहुत शुक्रिया और ईद की बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद, नमस्कार।